गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, जो पेपर है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग जो आपको सेक्शन है उसकी वीडियोस कंटिन्यूएशन में है। तो इसी क्रम में जो है आज का जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। मतलब अपने को किसी क्वांटिटी को फेजर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसे फेजर डायग्राम के रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन में नहीं पूछेगा, ठीक है, कि आपसे कोई फेजर डायग्राम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन इसमें आएगा। नॉर्मल सिंपल सा जो फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है उसके दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर बेस्ड कि आपका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, बस आपको इतना ही जानना है। रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म जानना है, थोड़ा सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो आपका पावर वाला टेक्निक है, बस इतना ही जानना है। ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में घुस कर जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल और सिविल के भी बच्चे इन्वॉल्व है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में फेजर डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस रहेगा नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जो लोग या जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक किया कीजिए, और जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन बना हुआ है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एनी फेजर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। कोई भी फेजर क्वांटिटी को जो है आप पोलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनी फेजर क्वांटिटी, ठीक, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा? या तो पोलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी फेजर क्वांटिटी को। अब जैसे पोलर फॉर्म किसको बोलेंगे या रेक्टेंगुलर फॉर्म किसको बोलेंगे, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर सपोज दैट हम लोग z इज इक्वल टू कुछ क्वांटिटी ऐसे लिखे a प्लस जे बी, तो ये जो हम लोग लिख दिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिए। जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। यहां i जो रहता है इमेजिनरी होता है। बिल्कुल वैसे ही जब इलेक्ट्रिकल के अंदर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं देन z इज इक्वल टू a प्लस आई की जगह आप j लगाते हो। ये आप जब j लगा दिए, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आप कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस रूप में, तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। जबकि पोलर फॉर्म जो होता है ये z इज इक्वल टू r एट एन एंगल ऑफ थीटा, इस फॉर्म में जब आप किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका पोलर फॉर्म होगा। अच्छा, एक चीज और, जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते हैं प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस आप दोनों लिख सकते हो। z इज इक्वल टू a प्लस माइनस जे बी, दोनों फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या प्लस और माइनस दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग पहले देखेंगे। अब अगर आप इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को देखिएगा तो इसमें ये जो क्वांटिटी है जिसमें कि जे लगा हुआ नहीं है, ये रियल है, ये रियल क्वांटिटी है, ठीक है। और जिसमें आप जे लगाते हो ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो a प्लस आई बी था, तो a आपका रियल नंबर हो जाता था और b आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो z इज इक्वल टू a प्लस जे बी में a जो होगा आपका रियल क्वांटिटी होगा, जबकि b जो होगा वो इमेजिनरी क्वांटिटी होगा। उसी तरह से जब आप पोलर फॉर्म देखते हो तो z इज इक्वल टू r एट एन एंगल ऑफ थीटा जब होता है तो यहां जो r है दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड, दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड,
ये आपको मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो रिप्रेजेंट करता है ये एंगल होता है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है यही आपको। ठीक, तो अब हमको देखना है एक सवाल जो रहेगा इसमें, जैसे अभी तो आप समझ गए कि ठीक है पोलर में अगर है तो आर हम मैग्नीट्यूड को बोलते हैं और थीटा जो है मेरा एंगल कहलाता है। अब इसमें अगर कोई क्वांटिटी आपको दिया रहेगा, चाहे इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको हो सकता है कि ऐसा दे z इज इक्वल टू 2 प्लस j3, ऐसा आ गया। तो ये जो रिप्रेजेंट किए z इज इक्वल टू 2 प्लस j3 ऐसे जो आप लिख दिए, या z इज इक्वल टू आप लिख दिए 3 माइनस j4 ऐसा कुछ लिख दिए, तो आप ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हो 3 माइनस j4 या 2 प्लस j3, इस फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करो, दिस इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप किसी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। लेकिन अगर कुछ ऐसा रहेगा कि सपोज दैट 2 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री ऐसा रहा, तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ये पोलर फॉर्म हुआ। ठीक, ये तो पहले समझ लीजिए। इसमें जो कन्वर्जन है वो एक आपको आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन आना चाहिए, इधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, मतलब रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर, ये कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन जानने के लिए थोड़ा सा इन क्वांटिटीज को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। साइड में वहां पर जो क्वांटिटीज है इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर क्वांटिटी को समझते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म को समझते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब आपको z इज इक्वल टू a प्लस जे बी दे दिया, प्लस हो चाहे माइनस हो, बार बार बोल रहे हैं, अगर माइनस कभी छूट जाए तो समझ लीजिए प्लस माइनस दोनों हो सकता है। 2 प्लस j3 लिख दीजिए, चाहे 2 माइनस j3 भी पॉसिबल है, तो जो भी हो प्लस माइनस यहां पर ऐसा जब रहता है, तो जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मोड निकालते थे, मोड ऑफ z, तो ये जो मोड ऑफ z आप कैसे निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में? तो आप क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ रियल क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते थे प्लस इमेजिनरी क्वांटिटी का स्क्वायर करते थे। यही काम करते थे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में। सेम टू सेम वैसा ही काम आप यहां पर भी करोगे, मतलब अंडर रूट ऑफ रियल क्वांटिटी क्या है, a है, a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है, b, तो b का स्क्वायर। ये आप क्या निकाल दिए, मोड ऑफ z निकाल दिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आप मोड ऑफ z निकाले, इसमें ये जो मोड z है, ये मोड ऑफ z है, ये एक्चुअली क्या होता है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। मतलब अगर किसी क्वांटिटी को a प्लस माइनस जे बी फॉर्म में आप लिख रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे बता सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में आप बता सकते हैं। आप इस क्वांटिटी का थीटा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा? तो आप थीटा इज इक्वल टू लिखते थे tan इनवर्स ऑफ क्या करते थे, इमेजिनरी बटा रियल, यही काम करते थे। बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी क्या है, b है, b बटा a। ये जो भी आप सॉल्व कीजिएगा, दिस इज योर थीटा वैल्यू। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई क्वांटिटी यहां देता, मान के चलिए कुछ ऐसा लिख देता 2 प्लस j3 ऐसा कुछ लिख देता, और बोलता बताइए पोलर फॉर्म क्या होगा, कुछ ऐसा लिख देता आपको 2 प्लस j3, जस्ट एग्जांपल ले लिए, पूछ लेता कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप कैसे बताते हैं? तो पोलर फॉर्म को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का जानकारी होना जरूरी है और एंगल यानी थीटा का जानकारी होना जरूरी है। जब तक ये दोनों आपको पता ना हो, आप कभी भी पोलर फॉर्म नहीं लिख पाइएगा। सिंपल सी कहानी है। इसका मतलब हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए इस 2 प्लस j3 का। तो इस 2 प्लस j3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मोड z निकालेंगे, मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलिएगा सर एक काम करते हैं, मोड z निकालेंगे, यही तो मेरा r होगा,
इसी मोड जेड को पोलर फॉर्म में क्या कहा जाएगा? आर कहा जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 के 9, 9 और 4 को जोड़ दिए 13 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13। ये आपका आर का वैल्यू रूट 13 निकल गया। ठीक है। उस तरह से अगर आपको थीटा निकालना होगा तो थीटा क्या कीजिएगा? tan इनवर्स ऑफ आपका जो इमेजनरी है वो क्या है? 3 है, डिवाइड में 2 हो जाएगा। यानी यहां b बाई ए होता है तो b की जगह 3 है और a की जगह 2 है। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आपको ऐसा वैल्यू देगा कि आप आसानी से निकाल लो। तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहां बैठा दोगे z इज इक्वल टू कितना बैठाओगे? तो z का r की जगह कितना है? रूट 13। फिर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/2 हो गया। ये आप कन्वर्ट कर लिए, 2 प्लस J3 को आप कन्वर्ट कर लिए किसमें? पोलर फॉर्म में। तो दिस इज सिंपल कन्वर्जन। आप रेक्टेंगुलर फॉर्म से कहां आ गए? पोलर फॉर्म में आ गए। दिस इज योर सिंपल कन्वर्जन। सेम टू सेम अगर क्वांटिटी पोलर फॉर्म में हो तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उधर मिटाते हैं। अगर हमारा पोलर फॉर्म हो, ठीक है, पोलर फॉर्म हो, पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म में आपको क्वांटिटी कैसा रहता है? z इज इक्वल टू आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। इस फॉर्म में आपको देगा। ठीक है, यहां जो थीटा हो सकता है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। यहां जो थीटा हो सकता है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकता है, जो भी हो। आप अगर यहां पर पोलर से रेक्टेंगुलर आना चाहते हैं, अगर आप पोलर टू रेक्टेंगुलर आना चाहते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक रियल क्वांटिटी a का और एक इमेजिनरी क्वांटिटी b का जरूरत पड़ेगा। अगर आप इसको तोड़िएगा z इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखिएगा? r cos ऑफ थीटा। ठीक है, फिर यहां होता है प्लस j r साइन ऑफ थीटा, ऐसे। अब देखिए हम यहां प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, सबको पता है अगर प्लस रहता तो हम लोग लिखते आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। अगर यहां प्लस रहता, सिर्फ प्लस रहता, अगर यहां सिर्फ प्लस थीटा रहता तो आप क्या लिखते? ऐसा लिखते आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा माइनस हो जाता, तब यहां अगर मान के चलिए माइनस हो जाता, इस जगह पर माइनस हो जाता, माइनस थीटा रहता। ठीक है, तब कैसे करते? सबको पता है कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये क्वांटिटी तो ऐसे ही लिखते हैं आप, आर कॉस ऑफ थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता और लिखते जे आर साइन थीटा। तो अगर यहां पॉजिटिव वैल्यू रहता, जेड इज इक्वल टू आर प्लस थीटा रहता, तो आप लिखते आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। और अगर यहां माइनस वैल्यू में रहता, आर माइनस थीटा रहता, आर इसको पढ़ते कैसे हैं? आर एट एन एंगल ऑफ माइनस थीटा। इसको पढ़ने का तरीका भी जान लीजिए। पढ़ने का तरीका क्या है? आर एट एन एंगल ऑफ थीटा बोलते हैं। अब थीटा अगर प्लस है तो प्लस बोलने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन माइनस आता तो आप लिखते हैं आर एट एन एंगल ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, आप लिखते हैं 2 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। या अगर माइनस रहता था 2 एट एन एंगल ऑफ माइनस 20 डिग्री, ऐसे कुछ पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ते कैसे इसको? एट एन एंगल ऑफ, क्या पढ़ते हैं? एट एन एंगल ऑफ, ऐसे पढ़ते हैं। 2 एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, माइनस 20 डिग्री, ऐसे पढ़ते हैं। 2 एट एन एंगल ऑफ माइनस 20 डिग्री, इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये तो कहानी था कि अगर यहां प्लस माइनस होता तब। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सिंपल सा है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये मिटा देते हैं, काम हो गया इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोलर फॉर्म में कुछ z इज इक्वल टू 2 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा कुछ दे दिया है। आपसे बोला कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेक्टेंगुलर। पोलर टू, ये पोलर में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो रेक्टेंगुलर में जो होता है वो आपको कन्वर्ट करना है, तो a प्लस माइनस जे बी ऐसे फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब हमको या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी होता है, मतलब हमको a और b चाहिए। ठीक है, हमको a यानी रियल और b यानी इमेजिनरी चाहिए। तो जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको तोड़िएगा इस पूरे चीज को। तो z इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखिएगा r की जगह क्या है? 2 है, r की जगह 2, फिर cos 30 डिग्री, ये प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस रहने से यहां प्लस आता है। ठीक है, फिर क्या लिखिएगा आप? j2 sin 30 डिग्री ऐसे लिखिएगा। थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा √3 प्लस j1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वांटिटी आया ये रियल हो गया, इसमें कोई भी j वाला टर्म इंट्रोड्यूस नहीं है, और ये जो क्वांटिटी है ये आपका इमेजिनरी हो गया क्योंकि इसमें j इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो आपका z इज इक्वल टू कितना हो गया? √3 प्लस j1। ये जो वैल्यू आ गया ये आप क्या कर लिए? किसमें कन्वर्ट कर लिए? तो इस जो आपका पोलर फॉर्म है, आप पोलर फॉर्म से किस में आ गए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गए। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन जो है हम सिंपली आपके सुविधा के लिए हम एक चार्ट जैसा आपको दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हम एक एक एग्जाम्पल ले लिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके बैठिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है। ठीक, देखिए रेक्टेंगुलर टू पोलर, तो रेक्टेंगुलर टू पोलर में रेक्टेंगुलर z इज इक्वल टू a प्लस माइनस जे बी दिया रहेगा। आपको पोलर बनाना है तो पोलर के लिए आपको r चाहिए, r इज इक्वल टू मोड z होता है, और ये आपको कैसे मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। और थीटा चाहिए होगा पोलर के लिए, तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा रेक्टेंगुलर टू पोलर में। ठीक है, उसी तरह से अगर आप बनाइएगा पोलर टू रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो पोलर में क्वांटिटी आपको z इज इक्वल टू r एट एन एंगल ऑफ थीटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको रियल नंबर a कैसे मिलेगा? तो आपको a जो मिलेगा वो होगा r cos थीटा, और b जो होगा वो क्या होगा? r sin थीटा होगा। बोले सर ये कैसे आ गया? तो भैया इसी को ना तोड़े हो, इसको तोड़ के लिखोगे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j r sin थीटा। देखो यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस कर लेना, प्लस रहने से प्लस आएगा, माइनस रहने से यहाँ माइनस आ जाएगा। इस क्वांटिटी को ही a बोलते हैं और इस क्वांटिटी को ही b बोलते हैं। ठीक है, तो a का हम डायरेक्ट वैल्यू r cos थीटा और b का डायरेक्ट वैल्यू r sin थीटा है, तो तब तुम z इज इक्वल टू a प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में लिख देना। अगर b पॉजिटिव आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, b नेगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सिंपल कहानी है, यह सिंपल सा चार्ट है। इतना ही तुमको थोड़ा सा इस पर ध्यान में रखना है। अब इसमें जो है फेजर अलजेब्रा एक होता है। ठीक है, देखो फेजर अलजेब्रा बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ज्यादा लेंदी चीज हम लोग सीखेंगे ही नहीं। एक तो समय कम है जेएसएससी जेईई के एग्जाम में, दूसरी चीज उतना तुमसे पूछेगा नहीं, तो जितना आ सकता है उतना ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज इसमें जो है, अगर एक
एडिशन देख ले, एडिशन देख ले अगर हम लोग, तो मान लो एक क्वांटिटी है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस JB1, और एक क्वांटिटी है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस JB2। तो तुमसे बोले Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 करो, तो तुम रियल नंबर को सीधे जोड़ देना, मतलब A1 प्लस A2 जोड़ दिए, और इमेजिनरी नंबर को तुम एक साथ जोड़ दो, JB1 प्लस B2। ये हो गया एडिशन। अगर तुमको बोलता सब्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, घटाने बोलता, तब यहां Z इज इक्वल टू तुम परफॉर्म करता Z1 माइनस Z2। अगर करने बोलता तो तुम रियल नंबर को घटा देता। Z1 मतलब A1 में से A2 को क्या करेगा, घटा देगा, प्लस J B1 में से B2 को घटा दो। ये सब्सट्रैक्शन हो गया, सिंपल सा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस J3 दिया हुआ है, और Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस J5 दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग माइनस ले लेते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तुमसे बोलता कि बताओ Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 करके बताओ, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 करता तो दोनों रियल नंबर को पहले जोड़ देता, दैट इज 2 प्लस 4, फिर यहां होता है प्लस, फिर J है, B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू 3 है, प्लस है, फिर यहां -5 है, तो प्लस माइनस माइनस, यहां -5 कर देता। अब ये जो भी आता, 2 और 4 6 हो गया, प्लस ये होगा -2, तो यहां प्लस माइनस माइनस J2, ये आंसर हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हम जोड़ दिए। सब्सट्रैक्शन करने अगर बोलता है Z इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, तो रियल नंबर घटा देता। रियल नंबर क्या है, A1 है, में से A2 घटाता, तो 2 में से 4 घटेगा, तो 2 माइनस 4, फिर यहां क्या होता है, प्लस होता है, यहां प्लस लगाएंगे, फिर J है, B1 है, B1 कितना है, 3 है, माइनस होता है, माइनस लिखे, B2 का वैल्यू कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस +5, इतना हो जाएगा। हाँ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस J8 हो जाता है, आंसर हो गया। ये तुम्हारा एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब है कि अगर मल्टीप्लिकेशन दे देता, ठीक है, देखो इस तरह के क्वांटिटीज का जनरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुमको नहीं देगा, ठीक है। तुम चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कर सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वांटिटी में तुमको एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा। और ये चूंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में तुमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, तो हम लोग सीधे पोलर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पूछेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारे पास वहां कैलकुलेटर होगा नहीं, तो हम लोग को करना है मुंजबानी, कैलकुलेटर तो अलाउ किया नहीं है, तो इसलिए हम लोग जब मुजबानी करेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा, और पोलर फॉर्म का तुमको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है। जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। Z1 हमको समझाने का मतलब समझ लो, Z1 इज इक्वल टू, अगर R1 एट एन एंगल ऑफ θ1 है एक क्वांटिटी, और एक है Z2 इज इक्वल टू R2 एट एन एंगल ऑफ θ2, ऐसा दे दिया है। तो अगर तुमको बोला कि Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 करके बताइए, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R1 R2 कर लेते हैं, और एंगल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, θ1 प्लस θ2, ऐसे। ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू 3 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तुमसे बोला कि Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 करके बताइए, तो आप क्या करोगे, ये मैग्नीट्यूड है 2 इसका, और Z2 का मैग्नीट्यूड है 3, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, जैसे R1 इंटू R2 है, तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 3 की जगह कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ, 2 गुणे 3 की जगह 6 आएगा, यहाँ R1 R2 है, तो 2 गुणे 3 की जगह 6 आएगा। फिर एट एन एंगल ऑफ, दोनों एंगल को जोड़ दीजिएगा, मतलब 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो भी आएगा लिख दीजिए, 60 आ रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आंसर हो गया 6 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और आंसर, ठीक है।
अगर इसमें से कोई एक क्वांटिटी ऐसा माइनस में दे देता तब क्या होता, तब भी कोई फर्क नहीं होता। ये +45 की जगह यहाँ -45 बैठाते, यही ना काम करते भाई, +45 की जगह -40 बैठाते, प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो 15 - 45 करते, ठीक है, तो 5 गया तो 40 और 10 गया तो 30, यहाँ -30 डिग्री हो जाता। अगर ऐसा यहाँ दे देगा -45 देगा तो यहाँ -30 डिग्री आ रहा है, सिंपल आंसर है, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लीकेशन था। अगर आपका इसी तरह से डिवीजन आ जाता, ठीक है, तब क्या करते? अगर आपका डिवीजन आ जाता तब क्या करते? ठीक है, डिवीजन रहता, लाइक Z1 इज इक्वल टू कुछ आपका देता 6 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, और आपको Z2 इज इक्वल टू 2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री कर देता। चलिए ऐसे कर देता तो क्या होता, ठीक है, देख लो, पहले नियम समझ लेंगे। अगर आपको Z1 इज इक्वल टू R1 एट एन एंगल ऑफ θ1 है और Z2 इज इक्वल टू R2 एट एन एंगल ऑफ θ2 है, ऐसे है, और आपको डिवीजन बोल दे Z इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 करना, तो आप क्या कीजिएगा, Z1 का वैल्यू लिखिएगा R1 एट एन एंगल ऑफ θ1 डिवाइड बाई R2 एट एन एंगल ऑफ θ2। मैग्नीट्यूड सिंपली डिवाइड होंगे, दैट इज R1 बाई R2, और एंगल जो होगा ये ऊपर में θ1 है, θ1 है ऊपर में, और ये नीचे वाला एंगल ऊपर जाएगा और माइनस हो जाएगा, दैट इज -θ2, ऐसे, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे यहां करेंगे, क्वेश्चन जो दे रखा है, Z इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 करेंगे, Z1 का वैल्यू 6 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री और ये 2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 6/2 कीजिएगा, और एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -45 डिग्री, तो ये काटिएगा 2 3 6, तो ये 3 एट एन एंगल ऑफ 15 में से 45 जाएगा -30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। 3 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री इज योर आंसर। 3 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिवीजन वाला था। एक होता है पावर वाला, ठीक है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा पावर वाला या रूट वाला, ठीक है, तो पहले पावर समझ लेंगे, रूट तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पावर वाला क्वेश्चन मतलब अगर Z इज इक्वल टू R एट एन एंगल ऑफ थीटा का पावर n हो जाए, ऐसा आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे R का पावर n एट एन एंगल ऑफ n थीटा, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको Z इज इक्वल टू 2 एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, 15 डिग्री का पावर 3 हो जाए, ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 3 एट एंगल ऑफ 3 इंटू 15 डिग्री, ऐसे करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में और इसका पावर में चला जाएगा, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 15 तिया 45 डिग्री, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर इसी तरह से रूट वाला पूछ लेता, ठीक है, कि रूट निकालिए, ऐसा कुछ पूछ लेता, ठीक है, Z इज इक्वल टू 16 एट एन एंगल ऑफ, मान के चलिए 60 डिग्री रहता, और इसका रूट बोल देता 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो आप क्या करते, तो 16 का पावर 1/2 एट एन एंगल ऑफ 1/2 इंटू 60, 16 का पावर 1/2 मतलब 4 चौके 16, 4 होता है, 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 30 डिग्री आएगा, दिस इज योर आंसर। 4 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो ये जो था आपका सिंपल फेजर रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा चीजों को आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट था उतना एटलीस्ट जो है हम करवा दिए, ठीक है, उतना एटलीस्ट हम करवा दिए जितना जनरल इंजीनियरिंग में इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर रिक्वायरमेंट था, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर इतना रहने देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, डेली जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो MCQ का होगा, ठीक है, वो इसके बाद वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग जोर से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।